दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री का जो आवास है उसके घेराव का ऐलान था, लेकिन उससे पहले जहां बैरिकेडिंग थी वहां पर जोरदार तरीके से पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन जो है वो चलाई। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा मौजूद है। आप सर पर बंदी पट्टी देख रहे हैं। इससे पहले कल भी जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें तमाम जो नेता हैं उनके चोट लगी हुई थी। इसके साथ ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पूर्व जिला पार्षद हैं, इनका नाम रिंकू है, इनके पैर में आप चोट देख सकते हैं। इनका पैर में फ्रैक्चर है, हाथ जो है उसमें फ्रैक्चर है। हर जगह जो है वो पुलिस के डंडे जो हैं वो चले हैं और इसकी तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। अनुराग ढांडा के खुद भी चोट लगी है और जो आम आदमी पार्टी के कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको भी काफ़ी चोट लगी है। अनुराग ढांडा से बात करते हैं। सर, ये पुलिसिया जो कार्रवाई हुई है इस पूरे आपके प्रोटेस्ट के बीच में, कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आता। ये सिर्फ कायरतापूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये हमारी लीडरशिप को ख़त्म करने की, हम लोगों की हत्या करने की साजिश थी। मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ, क्योंकि कल जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की, घायल अवस्था में मेरे सिर पर पहले लाठियाँ चलाई, जिससे कि सिर फट गया। उसके बाद खून बह रहा था। घायल अवस्था में मैं सड़क पे पड़ा हुआ था, कार्यकर्ता मेरे चारों तरफ थे। उसके बावजूद एम्बुलेंस बुलाने की बजाय वाटर कैनन चलाए गए, लाठीचार्ज किया गया ताकि उन कार्यकर्ताओं को हटाया जा सके। अगर वो घेरा टूट जाता कल और अगर कार्यकर्ता वहाँ से हटते, निश्चित तौर पे इनकी मंशा सही नहीं थी कल। ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की हत्या करने में गुरेज नहीं करते, मुझे ऐसा समझ में आता है। हमारे सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, पार्टी खत्म करना चाहते हैं। उनके खिलाफ कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करे, कोई आवाज़ उठाए, उनको घेर के बुरी तरह से पीटा जाता है। 54 लोगों को कल या तो सिर फूटे उनके, या उनके हाथ पैर टूटे, उनके फ्रैक्चर हैं। तो ऐसा मुझे तो याद नहीं आता कि कोई प्रोटेस्ट जिसमें 54 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें लगी हों। सबने एमएलआर भी कराया है। मैं तो चुनाव आयोग से ये मांग करता हूं कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए इस बात की कि ये पुलिसकर्मी, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो सारा प्रशासन का कंट्रोल चुनाव आयोग के पास है। तो ये पुलिसकर्मी क्या बीजेपी के किसी नेता से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे? क्या बीजेपी के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के इशारे पे हम लोगों के ऊपर इस तरीके से गंभीर हमला किया गया? इसकी जांच होनी चाहिए। इनके टेलीफोनिक रिकॉर्ड खंगाले जाने चाहिए, उस ऑफिसर्स जो भी वहाँ तैनात थे उस वक्त, कि ये किस बीजेपी के नेता से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे। और अगर ये चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी बीजेपी से इंस्ट्रक्शन ले रहे थे तो ये बेहद गंभीर मामला बनता है। और एक तरीके से सीधे सीधे ये सुनियोजित तरीके से साजिश करके हमला किया गया। आप शॉर्ट्स ऑफ सीक्वेंस भी दिखा रहे थे। आपने कहा कि जो पूरी ये घटना है, यानी जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उनको अल्टीमेट किया जाता है कि आप आगे ना बढ़े या आप आगे आएंगे तो हमें कार्रवाई करने में मजबूर होना होगा। इस तरीके की पुलिस अनाउंसमेंट के बाद जो तमाम कदम उठाती है, लेकिन आपके इस घटनाक्रम में क्या कुछ तस्वीरें या एविडेंस आप? जी, मैं वो सब विजुअल्स भी हमारे पास हैं जिसको हम सार्वजनिक करेंगे। इनके एक डीएसपी को चोट लगी है, तो ये कल को कहानी बनाएंगे कि हमारे डीएसपी को भी इस में चोट लगी टकराव में। कोई टकराव नहीं था। वो पूरा विजुअल नज़र आ रहा है कि डीएसपी साहब ने जो वाटर कैनन चला रहे थे व्यक्ति, उनको माँ बहन की गालियाँ दी, उनकी वो गालियां भी सुनाई दे रही हैं। उसके बाद उधर से डिपार्टमेंट में से ही उन्होंने बदला लेने के लिए वाटर कैनन डीएसपी साहब पे चला दिया, तो डीएसपी साहब धड़ाम से गिरे वहाँ पे। वो पूरा विजुअल फुटेज है। तो ये इनका डिपार्टमेंट का आपसी लड़ाई झगड़ा कोई मामला होगा। हमें तो ये समझ में आता है कि पुलिस के पास प्लास्टिक स्टिक्स होती हैं जो इस तरीके के प्रदर्शन को डील करने के लिए अगर फोर्स का इस्तेमाल करना भी पड़े तो उनसे किया जाता है। कल अलग से सिविल ड्रेस में गाड़ी भर के आई लोगों की, उनके पास ये इस तरीके के ये लाठियाँ थी, इस तरीके की, जो कहीं से भी इनका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ऐसी लाठियों के साथ सिरों पे हमला किया गया। ये लाठियां पुलिस वाले नहीं रखते, ये लाठियां गुंडे रखते हैं अपनी गाड़ियों में इस तरीके की कि अगर सिर पे मारें तो सिर फट जाए। ये कौन लोग थे, ये कहाँ से आए थे, सिविल ड्रेस में क्यों थे, इनके पास ये पुलिस के दिए हुए लाठी की बजाय ये लाठी क्यों थी? इस सब की जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है ये बेहद गंभीर मामला है। ये ऑपोजिशन को ख़त्म करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जो भी आवाज़ उठाए उसका सिर फोड़ दो, उसकी हत्या कर दो, उसको जेल में डाल दो ताकि कोई आवाज़ ही ना उठा सके। ये तानाशाही की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर के गुस्सा है जो कल हुआ। किसी भी प्रदर्शन में जाने का सबको अधिकार है और उनके साथ ऐसा बर्बर व्यवहार करना, पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर गुस्सा है। 10-0 से इनको हरियाणा से हरा के भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें उन्होंने पहले ईडी के नोटिस या सम्मन जो थे उनका जवाब नहीं दिया, और आप जो सरकार के मंत्री हैं, खासतौर पर हरियाणा के जो सरकार के मंत्री हैं,
उनका ये कहना है कि आप कानून से ऊपर नहीं है, आपको नोटिस का जवाब देना चाहिए था, आपको पेश होना चाहिए था। अब जब कार्रवाई हो गई तो इस तरीके से बौखलाहट आप आम आदमी पार्टी में, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कौन मंत्री हैं जो ये ज्ञान दे रहे हैं? जी, हरियाणा के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, अभी जो कृषि मंत्री बने हैं कंवरपाल गुर्जर, उनका ये कहना था। हरियाणा के जो पहले पूर्व परिवहन मंत्री थे, जो अब उद्योग मंत्री बने मूलचंद शर्मा, उनका आज ये कहना था, क्योंकि आज कैबिनेट के बाद जो है वो तमाम मंत्रियों से बात हो रही थी, उसमें इस तरीके की बात की गई है। ये जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं, इनको तो अगर थोड़ी भी नैतिकता होती तो ये तो मुख्यमंत्री पद ही नहीं लेते। इनकी इतनी बेइज्जती की गई है। ये शिक्षा मंत्री होते थे, इनसे वो आंकड़ा नहीं पढ़ा गया विधानसभा के अंदर। एक बच्ची ने पूछ लिया वोकेशनल एजुकेशन के बारे में, इनको 5 मिनट समझ ही नहीं आया बात क्या कर रही है। इसलिए इनको एजुकेशन मिनिस्टर के लायक नहीं समझा गया, इनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया। कोई भी गैरत वाला व्यक्ति होता तो मंत्री पद स्वीकार नहीं करता, इस तरीके से डिपार्टमेंट चेंज होना स्वीकार नहीं करता। पर इनको तो ये गैरत तो है नहीं, जो मिलता है हाथ जोड़ के ले लो वाली स्थिति है, तो इनकी बात का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन जहां तक आपने ईडी के नोटिस का सवाल बताया, मैं 2-3 बातें आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूं कि ये जो ईडी ने नोटिस दिया, ये अजीत पवार को क्यों नहीं दिया? चक्की पीसिंग वाले 700 करोड़ 7,000 करोड़ वाले अजीत पवार को नहीं दिया। ये हेमंता बिश्व शर्मा क्यों नहीं दिया, जिनकी बुकलेट छापते थे कि भाई ये तो भ्रष्टाचारी है ये। तो जो बीजेपी, नारायण राणे को भी नहीं दिया इन्होंने नोटिस, उनको ईडी नोटिस नहीं देती। दूसरा, पीएमएलए एक्ट में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बहुत महत्व रखता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब कि क्राइम का पैसा गया कहाँ, उसकी बरामदगी दिखाए। हमारे किसी नेता के यहां से आज तक एक चवन्नी बरामद नहीं कर पाई ईडी। 2 साल से इसकी जांच कर रहे हैं, एक चवन्नी बरामद नहीं हुई किसी नेता के यहां से। मैं बताता हूं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां गया, क्राइम का पैसा कहां गया। जो इस मामले में मुख्य अभियुक्त ईडी ने बनाए, शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के, उनकी गिरफ्तारी हुई 10 नवंबर को, और 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में उन्होंने 5 करोड़ रुपए अरबिंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से डाले, सीधे रिश्वत बिल्कुल। उसके बाद इनकी बेल हो जाती है। बेल को ईडी अपोज नहीं करती। हमारी बेल लगती है कोर्ट में तो ईडी मरने मारने पर उतारू हो जाती है कि छोड़ मत देना किसी भी हालत में, पता नहीं क्या हो जाएगा। इनकी बेल को अपोज नहीं किया। इनकी बेल होने के बाद इनकी कंपनी ने 25-30 करोड़ रुपए और दिए भारतीय जनता पार्टी को। इसका मतलब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, क्राइम का पैसा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाता है, और उसका पेपर ट्रेल है, रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जारी हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या आज जेपी नड्डा जी के यहाँ पे रेड होगी ये 30 करोड़ 35 करोड़ बरामद करने के लिए? क्या मोदी जी को ईडी नोटिस देगी कि पूछताछ में सहयोग कीजिए, ये कैसे आया पैसा? ये सरासर राजनीतिक तौर पे बनाया गया मामला है। ये हमें कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दो, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, फिर चुनाव लड़ो। अरे चुनाव किससे लड़ोगे? चुनाव तो इन्हीं पार्टियों से होना था आपका। तो ये अभी आपका जो गठबंधन लड़ रहा है हरियाणा में, एक सीट पर आपके उम्मीदवार के तौर पे सुशील गुप्ता जी मैदान में है, कांग्रेस को भी अपने उम्मीदवार उतारने हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके इस गठबंधन से, आपके इस तालमेल से सरकार को कोई खतरा है? बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के बनने से घबराई हुई है। आप देखिए, गुजरात में इंडिया गठबंधन हुआ, इनके आज 2 उम्मीदवारों ने टिकट वापस कर दी, बोले हमारे बस की बात नहीं है बीजेपी के टिकट पे लड़ना। उससे पहले आप हरियाणा के अंदर देखिए, इनके सांसद छोड़ के इंडिया गठबंधन में आ गए। भगदड़ मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। कई नेताओं ने कहा जी चुनाव ही नहीं लड़ना इस बार बीजेपी से। तो इसका मतलब इनको नजर आ रहा है ये 400 पार तो बाहर बोलने के लिए बोल रहे हैं। अगर ये वाकई में 400 पार होते तो इनको क्या जरूरत थी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की? ये सरकार बनाते, उसके बाद ये सब कार्रवाई करते। लेकिन इनको पता है 40 भी नहीं आ रहे असल में, इसलिए ये घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। मैं कम से कम हरियाणा और दिल्ली का आपको बता सकता हूं, हरियाणा में 10-0 से हराएंगे और दिल्ली में 7-0 से दिल्ली की जनता इनसे बदला लेगी उनके चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जो कह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की एक तरीके से जो माहौल बन रहा है, उसके चलते बौखलाहट है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पुलिसिया कार्रवाई कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुई है, वो एक साजिशन कार्रवाई नजर आ रही, चूंकि उसमें आज जो कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन था, उसमें कार्यकर्ताओं को घेर कर जो है वो उनके ऊपर पुलिसिया जो कार्रवाई है वो की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।